से सीधा मेरा सवाल है कि आप 5 साल तक राज्य के मुखिया थे, गृह विभाग आपके पास था और शायद पूरा महाराष्ट्र जानता है, सबसे मुखर कोई देवेंद्र जी के कामकाज पे या पिछली सरकार पे सवाल उठाता था, उसका नाम नवाब मलिक है। और देवेंद्र जी आप शायद भूल गए कि जिस दिन आपका 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ था, उसी दिन एक प्रेस में मैंने कहा था कि नकली देवेंद्र कौन घूम रहा है शहर में। आपको चेताया था मैंने। आपका भाई इस शहर में होटलों में क्या कर रहा था उसकी जानकारी हमने दी थी। आप जब चेंबूर वालों के घर पे जाते थे, हमने आपको चेताया था एक बार कि यहां मत जाइए। हमने कभी व्यक्तिगत वेंडेटा की राजनीति नहीं की। अगर उस समय उस होटल के फुटेज अगर मैं जारी कर देता तो शायद लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। आप कह रहे हैं कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड के संबंध है। अगर इतने हमले करने के बाद भी आप खामोश रहे, हमें लगता है कि एक राज्य का मुखिया अगर उसको जानकारी मिले कि कोई व्यक्ति नेता किसी अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड है तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि उसी समय कार्रवाई करते और मुझ पे कार्रवाई करनी चाहिए थी। हमें लगता है कि जो सच्चाई सामने आ रही है उसको लेकर कोई हवा में तीर मार देने से मामला बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं देवेंद्र जी आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके कार्यकाल में इस शहर में मुख्यमंत्री को ब्रीफिंग होती है कि शहर में पॉलिटिकल लोग क्या कर रहे हैं, शहर में क्या क्या चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, 4 सीजन होटल में लगातार ड्रामा लेट्स प्रिगट मैक इस तरह की पार्टी का आयोजन होता रहा। उस पार्टी का आयोजक कौन है? वो पार्टी में एक एक टेबल की कीमत 15 लाख रुपए होती थी। रात भर जश्न चलता था। 15-15 करोड़ रुपए की पार्टी का आयोजक कौन था? क्या आपको जानकारी नहीं थी? और आपके रहते हुए पार्टी चल रही थी, सरकार बदलने के बाद पार्टी बंद हो गई। इस पे आज मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं कि ये पार्टी का आयोजक कौन? क्या आपकी जानकारी नहीं थी कि 15 करोड़ रुपए की पार्टी चल रही है? क्या आपका पुलिसिया तंत्र ये पूरी तरह से कमजोर था? ये सारे सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। और ये कहना कि वानखेड़े पर दबाव मैं इसलिए बना रहा हूं कि दामाद का केस हल्का हो जाए, 8.5 महीने तक उस मामले पे कभी मैंने कोई भी वक्तव्य नहीं किया। लगातार आप लोग बोलते रहे कि इनका दामाद ड्रग के केस में बंद है, लेकिन कोर्ट ने जमानत दी। पिछले महीने की 13 तारीख को वो ऑर्डर सामने आई, उसे फंसाया गया। ये साफ है। न्यायालय में लड़ाई चल रही है, वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जो जानकारी मुझे है कि वानखेड़े जब से इस डिपार्टमेंट में आया, उसने अपनी एक प्राइवेट आर्मी खड़ा की। उस प्राइवेट आर्मी में किरण गोसावी, मनीष भानुशाली, फ्रेक्चर पटेल, आदिल उस्मानी, सैम डिसूजा, हीलू पठान, ये सारे लोग आपके प्राइवेट आर्मी के प्लेयर हैं। और प्राइवेट आर्मी इस शहर में धड़ल्ले से ड्रग का कारोबार भी करती है। छोटे छोटे मामले उजागर होते हैं, लोगों को फंसाया जाता है, और धड़ल्ले से बड़े मामले इस शहर में चल रहे हैं। और मैंने लगातार कहा कि वानखेड़े के जरिए हजारों करोड़ रुपए की उगाही हुई है।
आर्यन खान के मामले में जो साली का बयान है कि 18 करोड़ की डील हुई थी, 8 करोड़ रुपया वानखेड़े के लिए मांगा गया था। सैम डिसोजा सामने आ गया है, वो कह रहा है कि इस तरह की डील थी। सैम डिसोजा भी इनके प्राइवेट आर्मी का ही प्लेयर है। इतने दिन से सैम डिसोजा का नाम चर्चा में है, वो कभी सामने नहीं आया। इसे भी सिखा के समझा कर भेजा गया और वो कह रहा है कि एनसीबी के लोग उसमें नहीं थे। तो एनसीबी के कार्यालय में किरण गोसावी क्या कर रहा था? एनसीबी के डायरेक्टर के पीछे पोर्ट पे किरण गोसावी कैसे खड़ा था? कैसे 13 लोगों की तस्वीरें चिन्हित करने के लिए सभी को बांटी गई थी? किस तरह से डीजी एनसीबी कह रहे थे 3 तारीख की रात में कि देश के इतिहास में पहली बार मिड समंदर में एक कार्रवाई हुई है। दावा किया जा रहा था कि 15 दिन से प्लानिंग चल रही थी। पूरा फर्जीवाड़ा ये जो है ये वानखेड़े रच रहा था। हमने पहले दिन से गोसावी पे सवाल खड़े किए, भानुशाली पे सवाल खड़े किए, हमने फ्लेचर पटेल पे सवाल खड़ा किया, हमने 3 लोगों को क्यों छोड़ा ये सवाल खड़ा किया। लेकिन हर बार सत्यमेव जयते कर कर भागने लगे। ये फर्जीवाड़े का खेल ये छोटा मोटा नहीं। 15/2020 एक केस समीर वानखेड़े के आने के बाद एनसीबी ने दर्ज किया है। उसी केस में सारा अली खान को हाजिर कराया गया। उसी केस में श्रद्धा कपूर को बुलाया गया। उसी केस में दीपिका पादुकोण को बुलाया गया। सारी फिल्म इंडस्ट्री को 15/2020 की केस में बुलाया गया। आज तक ना वो केस बंद हो रहा है, ना चार्जशीट हो रही है। ऐसा क्या है कि 14 महीने तक कोई केस बंद ही नहीं होता है? इसी केस के तहत हजारों करोड़ रुपए वसूली गए और हमने कहा कि उगाही मालदीव में हुई है। 2 तस्वीरें हमने डाली, एक दुबई की, एक मालदीव की। ये कह के भाग जाना कि मैं दुबई कभी नहीं गया, बहन दुबई गई थी। आप मालदीव में थे। मालदीव का दौरा कोई आसान नहीं होता। इतने लोग जाएंगे तो 20-30 लाख रुपए का खर्चा। ये जांच करे एनसीबी की विजिलेंस टीम कि इसका खर्चा किस अकाउंट से किया गया। ज्ञानेश्वर जी टीवी पे आते हैं, बहुत सारे अधिकारी टीवी पे आते हैं। किसी भी अधिकारी का शर्ट 1500 रुपए से महंगा नहीं, लेकिन समीर वानखेड़े की शर्ट 70,000 रुपए की क्यों होती है? हर दिन नया कपड़ा पहन के क्यों आते हैं? मोदी साहब से भी आगे निकल गए। पतलून लाख रुपए की, पट्टा 2 लाख रुपए का, जूता 2.5 लाख रुपए का, घड़ी 50 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए की, 30 लाख रुपए की। एक अपराइड अफसर, वे सारी तस्वीरें आप लोगों को दे दूंगा। अगर जिस तरह के कपड़े इन तमाम दिनों में उन्होंने पहने, उसकी कीमत ही 5-10 करोड़ रुपए की है। क्या ईमानदार अफसर 10 करोड़ के कपड़े पहनता होगा? कोई शर्ट दोबारा हमने पहनते नहीं देखा। इससे बड़ा ईमानदार कोई हो नहीं सकता जो 2 लाख के हर दिन जूते पहने। इससे बड़ा ईमानदार कोई हो नहीं सकता जो लाख रुपए की पतलून पहने। इससे बड़ा ईमानदार कोई हो नहीं सकता जो 70,000 के शर्ट पहने। हमें लगता है ईमानदारी का पैमाना इतना बढ़िया है। ऐसे ही सारे ईमानदार इस देश में हो जाए। हम कामना करते हैं कि ईमानदारों का जीवन शैली इसी तरह से बने। मैं